चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। कुंडली जिसमें चलती है एक ऐसा यंत्र, ठीक, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर नाम है अंग्रेजी में मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। ठीक, क्या है सबसे पहले समझते हैं इसकी जो संरचना है, सबसे पहले उसको समझते हैं, इसकी जो बनावट है सबसे पहले उसको समझ लेते हैं एक बार। उसके बाद देखेंगे कि इसमें ये जो काम करता है, इसका कार्य करने का जो सिद्धांत है उस पर बात करेंगे, इसकी जो कार्य विधि है उस पर बात करेंगे, और ये क्या क्या नाप सकता है, क्या क्या चीज़ें माप किस किस की बताता है, ये मापन होगा अगर तो किसका होगा। देखिए सबसे पहली बात यह है कि यहाँ तक अगर हम बात करें मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ मापने वाली कोई बात नहीं है। यानी अगर ये देखा जाए कि गैल्वेनोमीटर से कुछ मापते हैं, कुछ नापने का है ये यंत्र, तो नापने वाली कोई बात नहीं, नापता आपता कुछ नहीं है। ये करता है सिर्फ संकेत, संकेत यानी इशारा, ये सिर्फ संकेत करता है। और संकेत किस बात का करता है कि इसमें धारा, विद्युत धारा इसमें है या नहीं। ठीक, और संकेत करने में भी इसकी ये सीमा है कि संकेत भी ये करता है सही तरीके से धारा का मान जो कम होता है, क्योंकि ज़्यादा धारा अगर आपने इसमें बहा दी तब भी ये फिर कुछ नहीं करता, फिर कुछ ज़्यादा नहीं, इधर पूरा इधर पूरा उधर, कुछ इधर उधर सब गड़बड़। तो इसकी एक सीमा भी है कि इसमें जो धारा है उसका मान भी कम होना चाहिए। यानी सही तरीके से अगर ये संकेत करता है, बताता है, चीज़ें ढूंढता है, धाराओं को बताता है या नहीं है, सही तरीके से अगर देखा जाए तो धारा होनी चाहिए मिली एम्पियर में अच्छी, जो ये रीडिंग बताता है। रीडिंग से मतलब नापतोल नहीं, मापांक नहीं बताता, मतलब उपस्थिति बताता है। अब देखिए इसमें है क्या, सबसे पहले क्या है देखते हैं भाई, संकेत करने के लिए, धारा को संकेत करने के लिए ये है संकेतन। ये संकेतन कहाँ है, कह रहा जी ये देखिए ये कुंडली है एक हमारे पास, कुंडली, कुंडली ज्योतिष वाली कुंडली नहीं है, ये ज्योतिष वाली नहीं है, ये फिजिक्स वाली कुंडली है। ठीक है, ये कुंडली है हमारे पास, इस कुंडली पे एक तार लपेटा गया है। देखिए ये सफ़ेद रंग का जो तार है, वाइट कलर का ये तार है, और इस तार को किसी बैटरी से मैंने जोड़ के दिखा दिया है ताकि ये पहचान में आ जाए कि इसमें कुंडली में धारा कहाँ बहती है। अभी जो कुंडली है ये लपेटी गई है नर्म लोह क्रोड, सिलेंडर के आकार की, बेलन के आकार की ये क्रोड है, इसके ऊपर ये लपेट दी गई है ऐसे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब इसके बाद इस पूरे अरेंजमेंट को एक धुरी पर, धुरी बोलते हैं एक्सल, आपने देखा होगा जिस पर पट्टा चढ़ा होता है, आपने कभी मोटर देखा होगा, मिल देखे होंगे, उसमें एक धुरी होती है जिस पर पुली लगा के पट्टे चढ़े होते हैं, तो ये धुरी है। इस धुरी को आखिर में जोड़ दिया गया एसपी, इसे बोलते हैं स्पीरल। स्पीरल यानी वृत्ताकार आकृति में एक स्प्रिंग को लपेटा गया और उस पर इसे बिल्कुल यहाँ पे जोड़ दिया गया ताकि ये अगर घूम जाए तो पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। ठीक, तो स्पिरल का काम क्या हुआ कि अगर ये घूम जाती है, नरम लोह क्रोड या ये कुंडली, ये चीज़ घूम जाती है तो ये इसे स्पिरल जो है अपनी पुरानी स्थिति में लेके आता है। और अगर ये घूमती है, इस पे जुड़ा हुआ है संकेतन, संकेतन चलने लगता है। और संकेतन आपको अंदाज़ा बताता है, यानी नापता नहीं है कुछ भी, मापन नापन कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको अंदाज़ा, अनुमान बताता है। उसके लिए बना रखा है पैमाना। पैमाना समझ रहे हैं? हाँ सही, ओके, पक्का समझ गए पैमाना। अब इसके लिए जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, वो धारा जो आप बाहर से देते हैं, जिसकी जानकारी आप लेना चाहते हैं, वो धारा। ठीक, अब क्या होता है कि इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र लगाया हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से लगाया हुआ है जो देख रहे हैं आप, ये हैं स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र लगाया हुआ है जिनके कारण इस पर एक बल आघूर्ण काम करता है। बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण जितना ज़्यादा लगेगा उतना ही ये ज़्यादा बनाएगी कोण। देखिए बना रखा है मैंने कोण, इसे कहते हैं विक्षेपण। विक्षेपण कोण कह सकते हैं या कोणीय विक्षेप कह सकते हैं इसको। ये जो फाई मैंने बना रखा है, ये है
विक्षेप या विक्षेपण कोण। अब एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, एक समान त्रिज्य यानी त्रिज्या के अनुदिश जाता हुआ चुंबकीय क्षेत्र। अब आप सोचिए कि ये जो स्थायी चुंबक बने हैं ये गोलाकार से क्यों हैं, ये गोलाकार से क्यों हैं, ये सीधे क्यों नहीं हैं। इसका मतलब है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ताकि इस कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम हो जाए। आप देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल से, उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं यहाँ पर बढ़ रही हैं और वापस साउथ पोल में जा रही हैं। इसका मतलब है कि गोलाकार आकृति का स्थायी चुंबक, ताकि इस कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम किया जा सके, जिससे इस कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण लग जाए और ये विक्षेप अधिकतम आ जाए, यानी कम से कम धारा को भी ये बता सके कि धारा है या नहीं। ठीक, अब सारी बातें समझ में आ गई, सिर्फ एक चीज़ रह गई, क्या? नर्म लोह क्रोड, जिसे कहते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, यानी जिस पर ये तार लिपटा है इसके अंदर। क्योंकि अगर सीधे लोहे पर ये तार लपेट देंगे तो ये करंट, लोहे में चालकता होती है, ध्यान रहे, लोहे में चालकता होती है, तो इसलिए सीधे नहीं, कुछ ऐसा अवरोधक लगाया गया पहले, उसके बाद इस तार को लपेटा गया। यानी जो सिलेंडर आप देख रहे हैं, सिलेंडर जो है, ये बेलनाकार जो है, ये क्या है? नर्म लोह क्रोड है। नर्म लोह क्रोड क्यों है, सख्त लोह क्रोड क्यों नहीं है? यहाँ सवाल ये उठेगा कि साहब ये नर्म लोह क्रोड क्यों है, सख्त लोह क्रोड क्यों नहीं है? सॉफ्ट आयरन कोर, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक, सॉफ्ट आयरन कोर या नर्म लोहे में चुंबकीय क्षेत्र आसानी से लगाया जा सकता है, आसानी से हटाया जा सकता है। सख्त लोहे में यानी स्टेनलेस स्टील जिसे बोलते हैं, उसमें चुंबकीय क्षेत्र अगर लग गया तो हटाना मुश्किल है। यानी नर्म लोहा आसानी से चुंबक बनता है, आसानी से उसकी चुंबक हट जाती है। तो ये घटना चूँकि यहाँ बार बार होती है, बार बार इसमें करंट धारा पास होती है, चुंबक बनती है, बार बार हटती है, तो यहाँ पर नर्म लोहे की क्रोड लगाई गई, ना कि सख्त लोहा, ना कि स्टेनलेस स्टील की यहाँ पर क्रोड लगाई गई। तो बात समझ में आ गया, नर्म लोह क्रोड क्यों है? ताकि आसानी से लोहे में आया चुंबक तो है आसानी से ख़त्म हो जाए, शून्य हो जाए, इसलिए ये नर्म लोह क्रोड है। अब बात करते हैं, सारी बातें समझ में आ गई, सब कुछ ठीक ठाक है, कहाँ क्या चीज़ लगी है आसानी से पता लग गया हमें। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो सूत्र है इसका, जो इस विक्षेप को बताता है, इस कोणीय विक्षेप को बताता है, जिससे ये संकेतन घूमता है, वो किसके कारण है? हमने पता लगा लिया, इस चुंबकीय क्षेत्र और इसमें कुंडली में बह रही विद्युत धारा, इसमें जो बल आघूर्ण लगेगा ये उसके कारण है। ठीक, अब उसका सूत्र क्या है? अब उसका सूत्र लिखना शुरू करते हैं और थोड़ा लिखने वाला काम निपटा लेते हैं। ठीक, देखिए क्या, कुंडली पर, ऐसे लिख देता हूँ, देखो, अधिकतम बल आघूर्ण बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन हो या बोर्ड एग्जाम हो। ये मान के चलिए आया रखा, इसमें दो बातें हमेशा पूछी जाती हैं कि नर्म लोह क्रोड क्यों होती है, ठीक, और एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्यों होता है। ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र इसलिए होता है, त्रिज्य इसलिए होता है ताकि इस पर अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र जा सके, जिससे अधिकतम आघूर्ण बने। नरम लोह क्रोड क्यों होती है? क्योंकि लोहे का चुंबकत्व आसानी से हट सके, वो शून्य हो जाए, करंट हटाने पर आसानी से चुंबकत्व शून्य हो जाए। ठीक, ताकि पुनः अगर उसमें हम करंट पास करें तो पुनः शून्य से फिर से वो चुंबकत्व वापस आ जाए, उसमें उत्पन्न हो जाए। कुल मिलाकर बेसिक बात यह है कि आसानी से नरम लोहे का चुंबकत्व स्वतः ही नष्ट हो जाता है, इसलिए नरम लोहे की क्रोड है।
ये 2 सवाल बनते हैं बोर्ड में, बता रहा हूँ मैं, पहले ही ध्यान देना। दोनों मैंने बता दिए, एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र और नरम लोह प्रोड, पक्का। अब देखते हैं कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण। अधिकतम बल आघूर्ण कितना होता है? टॉ मैक्सिमम, ये होगा, सूत्र बना चुके हैं पिछली क्लास में, NIAB साइन 90 MB साइन थीटा। तो इसका मान हो जाएगा NIAB, ये है अधिकतम बल आघूर्ण, जहाँ पर N क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या। कुंडली में फेरों की संख्या देखो, 1 फेरा, 2 फेरा, 3 फेरा, 4, कितने फेरे हैं, तार के कितने फेरे हैं? तो ये हैं फेरों की संख्या। कुंडली में कितनी करंट, कुंडली में कितनी विद्युत धारा तुमने पास करी है, वो ये है। कुंडली का क्षेत्रफल, यानी कुंडली का जिसके चारों तरफ करंट घूम रहा है वो क्षेत्रफल। यानी अगर इस कुंडली का एक क्षेत्रफल बना लूँ ऐसे, यूँ देखो ऐसे, तो ये क्षेत्रफल कितना है, कितने क्षेत्रफल पे के परिमाप पे करंट या करंट का तार घूमता है, सीधी सी बात है। मान लो वृत्त पे घूमता है तो वृत्त की परिधि पे तार घूमता है तो वृत्त का क्षेत्रफल, याद रहे। बी चुंबकीय क्षेत्र है जो आपने लगाया। तो सारी बातें क्लियर हुई, ये चीज़ क्या क्या है समझ में आ गई हमारी। अब कहता है ये जो अधिकतम बलाघूर्ण है, यही कोणीय विक्षेप पैदा करता है, संकेत करता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये चीज़ प्रोपोर्शनल हो गई के फाई के समानुपाती, NIAB, और फाई जो है NIAB/K। के क्या है? समानुपाती नियतांक, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती नियतांक। और ये फाई क्या है? कोणीय विक्षेप, संकेतन का कोणीय विक्षेप, ये फाई है। ध्यान से लिख लें इसको। फाई क्या है? सर ये तो समझ में आ गया, दिख तो रहा है फाई क्या है, देखो दिख तो रहा है सर, ये कोई टेंशन नहीं। फिर NIAB, के क्या है? के है इसका अनुक्रमानुपाती नियतांक। उसमें क्या क्या बातें शामिल हैं? बल आघूर्ण में एक बात शामिल होती है, जड़त्व आघूर्ण, इसे कहते हैं जड़त्व आघूर्ण या जड़त्व का नियतांक, इनर्शिया कांस्टेंट, इसे हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं। क्योंकि घूमने में जो यांत्रिक चीज़ होती है, घूमने में यांत्रिक जो राशि काम करती है, भौतिक राशि, वो क्या होती है? जड़त्व आघूर्ण। तो ये क्या है? जड़त्व का नियतांक है, ठीक के। तो ये को क्या याद रखेंगे? के क्या है? जड़त्व का नियतांक है। बाकी सब चीज़ें क्लियर, ठीक। तो ये है इसका वो सूत्र जो बताता है तुम्हें कि कार्य विधि क्या है। बस छोटा सा टॉपिक है, बड़ा नहीं है, बस इतना बताना है, ठीक। इन सब चीज़ों के नाम लिख के देने हैं। N क्या है, I क्या है, A क्या है, B क्या है, K क्या है, फाई क्या है, ठीक। ये था इसकी संरचना और ये था कार्य विधि। अब बात आती है सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर ये काम करता है। सिद्धांत बिल्कुल सरल है कि आघूर्ण जितना लगता है उसके बदले में उतना ही कोणीय विस्थापन होता है, ये इसका सिद्धांत है। जितना आघूर्ण लगता है उतना कोणीय विस्थापन होता है, ठीक। कोणीय विस्थापन कुंडली पर लगे आघूर्ण के समानुपाती होता है, ये इसका सिद्धांत है। सिद्धांत भी यहीं लिखा हुआ है, देखो सिद्धांत भी इसी से बना सकते हैं। बेसिकली कोई सिद्धांत नहीं होता यंत्र के अंदर, ऐसा सिद्धांत कुछ और चीज़ होती है, लेकिन हम परिभाषित कर देते हैं आखिर इसका सिद्धांत क्या है, इसकी सिद्धांत पे काम करता है। तो सीधी सीधी बात हो गई, जो कोणीय विस्थापन है वो आघूर्ण के समानुपाती है, ये इसका सिद्धांत हो गया, सरल सी बात हो गई। तो यहाँ तक की बात सीधी है और सीधा याद हो जाता है, बिल्कुल सरल सी बात है। बस इतने से सूत्र हैं और कुछ नहीं है, कार्य विधि में और संरचना में इतनी सी बात है। लेकिन आगे जब ये बढ़ता है तो थोड़ी सी मुश्किल पैदा करता है, ठीक। 2 तरह की परिभाषाएं इस पर तैयार कर दी जाती हैं। पहली परिभाषा धारा संवेदनशीलता, धारा संवेदनशीलता परिभाषित होती है, इसे कहते हैं I। और संवेदनशीलता सेंसिटिविटी S, ये होती है
कोणीय विस्थापन बटे धारा, और अगर मैं इसे विद्युत धारा से भाग कर दूं तो यहाँ से हट जाएगा ये, तो ये आ गया एन ए बी बटे के, यानी धारा संवेदनशीलता एन ए बी बटे के होती है। चक्रों पर, क्षेत्रफल पर, चुंबकीय क्षेत्रफल पर, या जो भी चुंबकीय क्षेत्र पर, के पर, जड़त्व आघूर्ण के नियतांक पर, जो भी आप याद रखो, ठीक। इन पर ये परिभाषा आपको याद रखनी है। धारा संवेदनशीलता कोणीय विस्थापन या कोणीय विक्षेप एकांक करंट पर, धारा पर कोणीय विक्षेप जो है, या प्रति एकांक विद्युत धारा पर जो कोणीय विक्षेप है संकेतन का, संकेतन कहाँ है, अच्छा ये रहा, संकेतन का, ठीक, ये है धारा संवेदनशीलता, ठीक। अब आई वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टता संवेदनशीलता। अब लिखते हैं वोल्टता संवेदनशीलता। ये कितनी है, इसे कहते हैं वी एस, ये है फाई बटे वी। अगर देखा जाए तो कितनी हो जाएगी ये, एन आई ए बी बटे के आर। आर क्या है, के वी है ना, आर बाद में लगाएंगे यार, वी है ना, ऐसे ऐसे जो हो गया वी। अब वोल्टता संवेदनशीलता यहाँ से हटा लेता हूँ यार, दिखेगा नहीं, बढ़िया नहीं, मज़ा नहीं आया यहाँ पे, उधर लिखता हूँ, और जगह है मेरे पास, अपने पास बहुत जगह यार। हाँ, यहाँ आ जाता हूँ, लो यहाँ आता, देखें यहाँ आते हैं, यहाँ लिखते हैं वोल्टता, बड़ा बड़ा सा वोल्टता संवेदनशीलता, शाबाश, लिख दिया। अब आ जाओ, कितना बड़ा लिख दिया, बढ़िया, अब दिख रहा होगा फर्स्ट क्लास, ठीक। तो क्या है, ये है वी एस और ये है फाई बटे वी बराबर हो गया एन आई ए बी बटे के वी। ये देखो, ये है वोल्टता संवेदनशीलता। अगर इस वी को लिखूं, ये कौन सी वोल्टता है सर, कहाँ कहाँ का विभवांतर है ये वोल्टता वो है जो विभवांतर इस कुंडली के प्रतिरोध के कारण इसमें है। कुंडली में प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध के कारण ये विभवांतर है। तो अगर इस V को लिख दूं ठीक से, तो ये V कितना बनेगा, दोबारा फिर लेता हूँ, फाई बटे V, यहाँ से पकड़ता हूँ इसको दोबारा, ठीक, एन आई ए बी, इसे लिख देता हूँ के आई आर। आर किसका, गैल्वेनोमीटर कोयल का प्रतिरोध, आर जी गैल्वेनोमीटर कोयल का प्रतिरोध। अब देखो यहाँ से फिर से करंट कट गया यार, तो कुल मिला के जो वी एस आ रहा है वो आ रहा है एन ए बी बटे के आर जी। इसे पकड़ लो इसको, एन ए बी बटे के आर जी, यानी वी को क्या लिख दिया, आई आर जी। बात भी सही है, कुंडली में कितनी धारा है, आई, और कितना प्रतिरोध है इसका, आर जी मान लेंगे सर, तो आर जी हो गया, तो वी इक्वल टू आई आर, जानते हैं यार, कौन सी बड़ी बात है। तो ये लिख दिया, तो ये बन गई वोल्टता संवेदनशीलता, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक। अब इन दोनों में धारा संवेदनशीलता और वोल्टता संवेदनशीलता में कुछ संबंध है। चलिए लिख देते हैं, इसे हटा लेते हैं, इसका काम खत्म हो गया। देखिए, अगर इन दोनों को भाग कर दें, यानी वी एस बटे आई एस, तो क्या आएगा ज़रा बताओ, देखो भाग करके बताओ क्या आएगा, दोनों में संबंध आएगा, वोल्टता संवेदनशीलता, धारा संवेदनशीलता। इसके नीचे मैंने उसको लिख दिया 1 बटे आर जी आ जाएगा। सर जी ये तो बड़ी बात हो गई सर जी, ये तो यानी प्रतिरोध, किसका, कुंडली का प्रतिरोध।
गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, कुंडली का प्रतिरोध ही गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध माना जाता है। तो ये बन गया सूत्र। तो यानी ये होगा सीधे सीधे वी एस इक्वल टू आई एस आर जी, ये सूत्र बन गया। देखो सर जी V इक्वल टू आई आर होता है, ये तो उल्टा आ गया। V इक्वल टू आई आर होता है ना, हाँ, क्योंकि ये V आई नहीं है भाई, ये है वोल्टता संवेदनशीलता, ये है धारा संवेदनशीलता, इनमें ये संबंध है। ये V वोल्टता नहीं है, वोल्टता संवेदनशीलता है, और ये धारा संवेदनशीलता है। तो ये संबंध बन के आ गया कि V इक्वल टू आई आर थोड़ी है ये। चलिए खैर बात क्लियर होगी कि ये V इक्वल टू आई आर नहीं है, बल्कि संवेदनशीलताओं का एक संबंध है जो प्रतिरोध से संबंधित है। कुंडली का प्रतिरोध इसमें लगा हुआ है, वोल्टेज और धारा संवेदनशीलता और कुंडली के प्रतिरोध के बीच में ये एक सूत्र है। डन। चलिए आगे चलते हैं। जगह खाली कर लेते हैं क्योंकि बहुत काम है भाई, इसमें बहुत काम है अभी। जगह खाली कर लेते हैं। ये लो भाई, जगह खाली हो गई, क्योंकि आधा बोर्ड तो ये फ़ोटो ले गया, ये फ़ोटो आधे बोर्ड पे आ गया। चलिए अब यहाँ से ज़रा विचार करो, क्या वोल्टता संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए धारा संवेदनशीलता का बढ़ना ज़रूरी है? नहीं। मान लीजिए मैं वोल्टता संवेदनशीलता बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा इस सूत्र में? मुझे प्रतिरोध को कम करना होगा बस। संवेदनशीलता, करंट की या धारा की संवेदनशीलता को मुझे बदलने की आवश्यकता नहीं है। यानी दो बातें यहाँ से स्पष्ट हो जाती हैं कि वी एस अनुक्रमानुपाती है गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध के, वी एस समानुपाती है आई एस के। जो चाहे आप कर सकते हैं। अगर आप धारा संवेदनशीलता नहीं बदलना चाहते, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक, आप वोल्टता संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं, प्रतिरोध घटा लो, इस कुंडली का प्रतिरोध कम कर लो। डन। अगर आप वोल्टता संवेदनशीलता बढ़ाना चाहते हैं, प्रतिरोध को बदलना नहीं चाहते, तो धारा संवेदनशीलता बढ़ा लो, चक्करों की संख्या बढ़ा लो। धारा संवेदनशीलता में देखो क्या आया था, N/A/B/K, चक्करों की संख्या बढ़ा लो, इसमें इसका क्षेत्रफल बढ़ा लो, B का मान बढ़ा लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, धारा संवेदनशीलता भी बढ़ जाएगी और वोल्टता संवेदनशीलता भी बढ़ जाएगी, दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी, ठीक। तो किससे क्या बढ़ाना चाहते हैं, इस सूत्र पर विचार करें और इस सूत्र के अनुसार ही परीक्षा में आए सवाल का जवाब दें। सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है कि क्या ज़रूरी है वोल्टता संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए धारा संवेदनशीलता बढ़ानी पड़ेगी? तो नहीं भैया, ज़रूरी नहीं है। वोल्टता संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए कुंडली का प्रतिरोध कम कर दें, बस बढ़ जाएगी। धारा संवेदनशीलता को नियत रखें, कांस्टेंट रखें। तो विचार क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। चलिए हटा लेते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण परिभाषाएं और महत्वपूर्ण सूत्र जो इसकी कार्यविधि पर आधारित थे, जिसमें दो संवेदनशीलताएं थी, धारा संवेदनशीलता और वोल्टता संवेदनशीलता। ओके, अब चलते हैं आगे। ओके, अब यहाँ पर बात आई कि हम इससे कुछ मापना चाहते हैं। ये मापता तो है नहीं कुछ, सिर्फ बताता है धारा है या नहीं। हम इससे कुछ मापना चाहते हैं। हम इससे धारा मापना चाहते हैं या वोल्टता मापना चाहते हैं, यानी दो बिंदुओं के बीच का, परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापना चाहते हैं। दो बातें हम इससे माप सकते हैं, जुगाड़बाजी करके हम माप लेंगे इन चीज़ों को, ठीक। लेकिन उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि हम माप तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी विद्युत धारा पर ये बढ़िया तरीके से काम करता है। कितनी विद्युत धारा पर इसमें जो विक्षेप आते हैं वो बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर
ये बात इम्पॉर्टेंट है, इसे बदलने के लिए, वोल्ट स्थान मापने के लिए या विद्युत धारा मापने के लिए, इसे बदलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि साहब ये कितनी विद्युत धारा पर काम करता है, इसमें विद्युत धारा कितनी होनी चाहिए। तो इस वीडियो के इस क्लास के बिल्कुल शुरू में बता दिया था मैंने कि विद्युत धारा, गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा ये होनी चाहिए मिली एम्पियर। ये शर्त हो गई भैया। देखो अब ये शर्त रहेगी, मान लीजिए किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा है, मान लीजिए किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा है और मैं उस 5 एम्पियर को नापना चाहता हूँ, तो ये नहीं करेगा भैया, ये नहीं बताएगा, सीधे सीधे नहीं बताता, ये कुछ नहीं बताएगा। ये तो 5 एम्पियर पे ढूंढ, एक तरफ से घूम जाएगी इसकी सुई और बस ओके डन। तो क्या करूँ, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं इसमें मिली एम्पियर की धारा दूँ, बाकी धारा को मैं दूसरे रास्ते से पास करवा दूँ। तो पहली शर्त क्या है कि धारा मिली एम्पियर में हो। पहला कन्वर्जन किस में, अमीटर में कर देते हैं। देखो अमीटर, एम्पियर मीटर जिसे कह देते हैं, एम्पियर मीटर यानी धारा को नापने वाला। कैसे, अब वही बात आ गई कि गैल्वेनोमीटर में धारा होनी चाहिए मिली एम्पियर में। तो उसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है और ये इसका प्रतिरोध साथ में दिखा दिया मैंने, RG है, और इधर से कोई धारा आती है, ये है परिपथ की मुख्य धारा, ये है, क्या नाम है लिखूं इसका, इसे लिखूं मुख्य धारा। तो मैं सीधे इसको गैल्वेनोमीटर में पास नहीं करा सकता, क्योंकि क्या पता कितनी है, ये मुझे देखना पड़ेगा कितनी है, 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, 100 एम्पियर है, कितनी है भाई देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके साथ में समांतर में एक शंट लगा देता हूँ, शंट प्रतिरोध, बहुत छोटा सा। क्या नाम लिखूँ इसका, इसका लिखूँ शंट प्रतिरोध। और ये शंट प्रतिरोध ऐसा कर दूं कि इससे बहुत बहुत बड़ा हो जाए गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। यानी गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है वो अगर मेरे पास 10 ओम से लेके 20 ओम तक है, ठीक, तो ये 1000 गुना कम हो जाए, यानी मिली में आ जाए शंट प्रतिरोध, ना के बराबर। तो क्या होगा, जो धारा यहाँ से आ रही है उसमें से कुछ धारा गैल्वेनोमीटर में चली जाएगी और जो बची है ज़्यादातर धारा वो इसमें से पास हो जाएगी। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ के नियम, कुल धारा कितनी आ रही थी I, इसमें से कितनी पहुँच गई IG, और I माइनस IG इसमें से पास हो गई। तो आप समझ रहे हैं कि दोनों समांतर में हैं, पाशर में हैं, तो दोनों में विभवांतर समान होगा। परिपथ के नियम से देखें तो दोनों में विभवांतर समान होगा। तो यानी IG और RG ये बराबर हो गया I माइनस IG और S। ये देखिए ये एक समीकरण बन के आ गया। अगर RG बहुत बड़ा है S से, तो यहाँ बात साबित हो जाएगी कि जो I है वो बहुत बहुत बड़ा होगा IG से, क्योंकि साफ दिख रहा है ये जो RG है ये बहुत बड़ा है इस S से, ठीक। तो धारा कम हो गई और सारी धारा यहाँ पे पास हो जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ प्रतिरोध बहुत कम है, तो धारा ज़्यादातर इसमें से पास हो जाएगी। शर्त ये रही कि जो IG है वो मिली एम्पियर के आसपास रहेगा। तो इस तरीके से ये धारा मिली एम्पियर में आ गई, इसमें IG जो है ये मिली एम्पियर में हो गया, ऐसा परिवर्तन हमने किया। मिली एम्पियर पर इसकी जो संवेदनशीलता है, संकेतन की जो संवेदनशीलता है वो ठीक ठाक है, यानी हमें पता चल जाता है कि ये धारा इतनी बह रही है। अब हम क्या करते हैं, इसी संकेतन पर, इसी पैमाने पर, ठीक, एक तालमेल बिठा लेते हैं, एक कैलिब्रेशन बना लेते हैं। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन मतलब अपनी मर्जी से एक तालमेल बिठा लेना, निशान लगा लेना कि यार यहाँ पे इतनी धारा, यहाँ पे इतनी धारा, इस तरीके से कर लेना, ठीक। तो हम क्या करते हैं, IG को, जो भी IG के कारण यहाँ
चीज़ें आती हैं। ठीक, हम जानते हैं कि जो आई है वो आई जी का लगभग 1000 गुना है, क्योंकि हम जानते हैं ये ओम में है, ये मिली ओम में है, क्योंकि हमें इसमें कितनी धारा चाहिए, मिली एम्पियर। यहाँ कितनी आ रही है, एम्पियर, तो एम्पियर से गई मिली एम्पियर, तो यहाँ एम्पियर, क्योंकि एम्पियर में से अगर तुम मिली एम्पियर घटा भी दो 2-4 तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं। तो उसके बाद सीधा हो गया। तो हम क्या करते हैं कि इस स्केल को दोबारा बना लेते हैं, और किस में बना लेते हैं, इसी एम्पियर में बना लेते हैं। हालांकि धारा किस में चल रही है, मिली एम्पियर में, और ये विक्षेप किस धारा के अनुसार आ रहे हैं, मिली। लेकिन हमने क्या किया, उस विक्षेप को ऐसा बना लिया, लगभग 1000 से गुणा करके उसे इस तरीके से बना लिया कि हमें वो एम्पियर में दिखाई दे रही है। यानी स्केल हमने एम्पियर में बना लिया, लेकिन गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कहानी है वो किस में चल रही है, वो चल रही है मिली एम्पियर में। तो इस तरीके से एक जुगाड़बाजी करके, एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग करके हमने इसे एमीटर में बदल दिया। और एमीटर में बदलने का जो सूत्र है हमारा वो ये है। अब देखिए, आई जी आर जी आई एस लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आई बहुत बड़ा हो जाएगा आई जी से, तो इस आई जी को यहाँ पे नगण्य मान लेंगे। आई इसकी तुलना में बहुत बड़ा है तो छोड़ देंगे इसे, यहाँ पे ये छोड़ दिया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आई जी गुणा में है, यहाँ नहीं छोड़ सकते। ठीक, तो यहाँ से हम ये पता लगा लेंगे कि ये जो शंट है, शंट प्रतिरोध है, इसका मान कितना होना चाहिए। शंट कितना होना चाहिए बता दो, बन गया फॉर्मूला सर जी। ये तो ये होना चाहिए, देखो शंट का मान कितना, शंट समांतर में लगाऊं, आई जी आर डी बटे आई, क्या बन जाएगा, अमीटर बन जाएगा। उसी हिसाब से उसका पैमाना बन जाएगा। ठीक, सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि इस कुंडली में धारा मिली एम्पियर में है, इस स्केल को, इस पैमाने को एम्पियर में बाद में बना लिया गया। बस इतनी सी बात है। तो क्या बन गया अब, ये अमीटर बन गया, अमीटर की तरह काम करना शुरू कर देगा। अमीटर को श्रेणी क्रम में परिपथ में लगाया जाता है। अब अमीटर कैसे लगा होता है परिपथ में, जरा लगा के दिखाते हैं। बना तो लिया तुमने ये, मान लीजिए कोई परिपथ है मेरे पास इस तरीके से, और मुझे यहाँ अमीटर लगाना है इस प्रकार। धारा इधर से आती है आई, ये आर है, तो धारा की दिशा ये प्लस और ये माइनस, ये है अमीटर। याद रखें, धारा की दिशा प्लस, ये जो पॉजिटिव है, बैटरी का पॉजिटिव है, जनरली लोग बताते हैं कि साहब इसके हिसाब से काम करेंगे, इस पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आएगा। लेकिन बैटरी एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, याद रखना। सवाल बन गया कि साहब एमीटर लगा के दिखाओ, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये कंसेप्ट है बहुत बढ़िया। धारा की दिशा में पहला निशान कैसा है एमीटर का, पॉजिटिव, और जिधर से धारा निकलती है वो नेगेटिव। बैटरी एक है तो समझ में आता है पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव है, लेकिन बैटरियाँ अगर एक से ज़्यादा हैं तो कैसे तय होगा। पहले ये पता करेंगे धारा है किस दिशा में, किरचॉफ के नियम लगाकर पहले पता करेंगे धारा है किस दिशा में, उसके बाद बताएंगे कि साहब इस दिशा में ऐसे लगेगा ये एमीटर, तब बताएगा ये सही रीडिंग। ठीक, इसलिए वो बात अलग है, महत्वपूर्ण बात है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे सवाल बनते हैं, ये बात सही है। और आप समझ भी गए कि क्या करना है। धारा की दिशा को निर्धारित करेंगे, पहले अपने तरीके से हल करेंगे परिपथ को, उसके बाद प्लस माइनस, धारा की दिशा में पहला प्लस फिर माइनस। आँख बंद करके किसी का बैटरी का पॉजिटिव देख के नहीं लगाएंगे इसको, क्योंकि दिख तो रहा है, देखो पॉजिटिव से घूम के आता पॉजिटिव और नेगेटिव के पास है नेगेटिव। इस बैटरी में तो ठीक है, लेकिन बैटरी ज़्यादा हो गई तो पहले धारा देखेंगे किस दिशा में है, धारा के हिसाब से लगाएंगे। जिधर धारा आ रही है उधर क्या पक्का याद हो गया, प्लस, और जिधर से निकल रही है वो क्या, माइनस, पक्का डन हो गया। तो ये है श्रेणी क्रम में इस प्रकार एमीटर लगता है। चलिए यहीं का यहीं एमीटर पर आधारित एक सवाल ले लेते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, 2 सवाल हैं एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी हल। पहले लेंगे एक उदाहरण,
उसके बाद लेंगे सवाल, उठा लेते हैं एनसीईआरटी। यह आ गया उदाहरण नंबर 13, 4-13। ठीक, नीचे दिखाए गए परिपथ में धारा का मान क्या है यदि दिखाया गया एमीटर ए गैलोनोमीटर 60 प्रतिरोध, बी ए में बताया गया गैलोनोमीटर ही है परंतु आर एस इतने, सी में प्रतिरोध 0 है। ठीक, ये 3 वोल्ट की बैटरी है और ये 3 ओम का रजिस्टर है और ये अमीटर लगाया गया और ये धारा इसमें बह रही है। ये बैटरी का पॉजिटिव दिखाया गया, ये नेगेटिव दिखाया गया। ठीक है, देखिए यहाँ एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी बढ़िया बात बता रहा हूँ आपको। बोले सर आपने क्या पकड़ा है, क्या बात है लॉजिक। जैसे मैंने लिखा है 3 वोल्ट की बैटरी 3 ओम का रजिस्टर, ऐसे एनसीईआरटी में नहीं लिखा, कुछ और लिखा है। क्या लिखा है, चलिए अब मैं वो लिख के बताता हूँ कि जो लिखा है उसका मतलब क्या है, क्योंकि मैं सीधे लिख देता तो आप ध्यान नहीं देते उस बात पर। ये लिखा है 3.00 वोल्ट और ये लिखा है 3.00 ओम। ठीक, इसका मतलब है कि 3 सार्थक अंक हैं, 3 सार्थक अंक हैं। भाई मैं इसको 3 वोल्ट लिख लूँ, मेरी बात सुनो, मैं इसको 3 वोल्ट लिख लूँ, क्या दिक्कत है यार, कोई समस्या नहीं है, लिख सकते हैं, है भी है। इसको 3 ओम लिख लूँ, ठीक है यार, क्या दिक्कत है। लेकिन उत्तर जो बताने हैं वो दशमलव के 2 स्थान तक बताने हैं, यानी 3 सार्थक अंकों में आपको उत्तर बताने हैं। इसका मतलब है सीधा सीधा, इसलिए ऐसे दे रखा है। नहीं तो दे सकते थे, जैसे मैंने पहले लिख दिया था वैसे ही दे सकते थे। बात पकड़ में आ गई होगी, बात पकड़ में आई, समझ में आ गई बात। चलिए आगे चलते हैं। पहले वाले केस में इसका जो प्रतिरोध है वो है 60 ओम। आर ए का प्रतिरोध गैलोनोमीटर है 60 ओम का है। तो पहले केस में जो धारा होगी वो कितनी होगी, सरलता से निकल सकती है 3/63, 3/63, क्योंकि कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 3 ये है 60 ये है। ठीक, गैलोनोमीटर का प्रतिरोध कितना बता रखा है 60 ओम और 3 लगा हुआ है साथ में, तो ये हो जाएगा। तो पहले केस में धारा हो जाएगी 0.48 एम्पियर, 0.048 एम्पियर। अब देखिए 3 सार्थक अंकों में दशमलव के बाद कितने स्थान पहुँचे हैं, 3 भी पहुँच गए हैं। सार्थक अंकों में देखो उत्तर 2 सार्थक अंक इस्तेमाल किए गए हैं, दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक हैं, लेकिन दशमलव के बाद कितने जगह पहुँच गया, 1 2 3 तक पहुँच गया मामला। ठीक, अगर हम ये चीज़ ना दें, ठीक, तो ये उत्तर मैथमेटिक्स या फिजिक्स की भाषा में लिखना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब इसके बाद अगर एमीटर में रूपांतरित गैलोनोमीटर का प्रतिरोध, अगली बार क्या किया, शंट लगाया गया, इसके साथ में इसको गैलोनोमीटर बनाया गया और शंट लगाया गया, शंट लगाकर नया प्रतिरोध बनाया गया। बी पार्ट में इसको गैलोनोमीटर बनाया गया और इसके साथ में एक शंट लगाया गया। गैलोनोमीटर का प्रतिरोध कितना है 60 ओम, इसका प्रतिरोध जो है 60 ओम है और जो शंट लगाया गया, शंट का बनाया गया 0.02 ओम। अब अगर इसे समांतर में लगाऊं तो ये लगभग 0.02 ओम ही बनेगा, क्योंकि इसे जोड़ लूं तो बहुत कम है ये वैल्यू, इतना ही बनेगा। तो अब बी पार्ट में कितनी धारा आ जाएगी, फार्मूला लगा के जोड़ भी सकते हैं यार, इस चीज़ पे और इस चीज़ पे फार्मूला लगा लो। देखो R1 R1 प्लस R2, ये है पैरेलल का समांतर का फार्मूला। R1 को 60 मान लो, R2 को ये मान लो, खत्म, इतना ही आएगा।
0.02 ही आएगा। 2 सार्थक अंकों में दशमलव के 2 स्थान तक हमें निकालना है, सवाल बता रहा है, इतना जाएगा लगभग। तो इस केस में धारा कितनी आ जाएगी? इस केस में आ जाएगी 3/3.02, ये धारा आ जाएगी 0.99 एम्पियर। यह है बी पार्ट। अगर मैं ये कह रहा है कि इस अमीटर का प्रतिरोध ना मानूं, सी पार्ट में जाऊं, अगर सी पार्ट में जाऊं तो कितना आ जाएगा उत्तर? सी पार्ट में सीधा 3/3 यानी 1 एम्पियर। 3 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट का प्रतिरोध है, अमीटर का कोई प्रतिरोध न माना जाए तो कितनी धारा आएगी? 1 एम्पियर। तो सवाल ये बताना जा रहा है कि अगर गैल्वेनोमीटर को सीधे सीधे लगाए रखें, देखो कितनी धारा कम हो गई। वास्तव में धारा कितनी है, सही मायने में धारा कितनी है? अगर कोई प्रतिरोध ना लगाऊं, इस परिपथ में कितनी धारा है? 1 एम्पियर। और अगर गैल्वेनोमीटर के साथ में शंट ना लगाऊं तो देखो धारा कितनी आ गई? 0.048 ये धारा प्राप्त हुई। और अगर शंट लगा दूं तो धारा का मान ये आया, देखो 0.99 एम्पियर। यानी शंट जितना छोटा करते जाएंगे, शंट की वैल्यू जितनी छोटी करते जाएंगे, उतना ही ये मान धारा के सही मान के निकट आता जाएगा। तो ये सवाल बता रहा है कि साहब शंट लगाने का क्या फ़ायदा है, शंट क्यों लगाया जाता है? ताकि प्रतिरोध को ख़त्म कर दिया जाए, ये पहला काम। और दूसरा काम क्या है कि धारा का मान इसमें कम कर दिया जाए ताकि ये सही तरीके से आपको रीडिंग दे सके। इसमें धारा हो मिली एम्पियर के आसपास, जो मैंने बताया था आपको। अब लेते हैं एनसीईआरटी में इस पे एक सवाल है, एक प्रश्न है, अब उसको हल करते हैं। चलिए अब मैं सवाल पे चलता हूँ। प्रश्नावली के आखिर में एक सवाल है, बिल्कुल आखिर का सवाल है, 28 नंबर का सवाल है अभ्यास में 4.28। ठीक, क्या कहता है? किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है, यानी जो कुंडली का प्रतिरोध है RG वो है 15 ओम। कुंडली का प्रतिरोध, इस कुंडली का जो प्रतिरोध है 15 ओम है। 4 मिली एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह पूर्ण स्केल विक्षेप दर्शाता है। यानी इसमें जो धारा प्रवाहित हो सकती है वो कितनी है? जैसा कि मैं बताता हूँ, 4 मिली एम्पीयर, यानी एम्पीयर में बदल दें -3 एम्पीयर। 4 मिली एम्पीयर पर यह पूर्ण विक्षेप दिखा देता है। अगर तुम 4 मिली एम्पीयर से ज़्यादा इसमें धारा भेज दोगे ना तो इसमें आड़ा रहेगा। ये 4 मिली एम्पीयर पर यह पूर्ण विक्षेप बता देगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। अब कह रहा है इससे मैं 6 एम्पीयर तक की धारा नापना चाहता हूँ। यानी ये जो धारा है ये मैं 6 एम्पीयर तक की नापना चाहता हूँ। तो मैं कितना शंट लगाऊं, इसमें कितना शंट लगाऊं? तो इस सूत्र में वैल्यू डाल देता हूं। शंट का मान IG RG बटे I। IG कितनी है? 4 × 10⁻³ 15 ओम और 6 एम्पीयर की करंट। ये आ गया शंट का मान। अब ये शंट का मान पता लग जाएगा आपको, देख लो। देखो ये कितना हो गया, 15 चौका 60, 10 हो गया ऊपर। तो शंट का मान आ गया 10⁻² ओम का प्रतिरोध, यानी 0.01 ओम का प्रतिरोध शंट की जगह लगाया जाएगा। तो ये उस 4 मिली एम्पीयर की धारा जो अधिकतम विक्षेप देता है इसमें चल रही होगी, लेकिन बाहर से कितनी धारा है? बाहर से है 6 एम्पीयर। यानी 6 एम्पीयर की धारा पर ये 4 मिली एम्पीयर का विक्षेप दिखा देगा यहाँ पे मैक्सिमम। तो हम क्या करेंगे इस स्केल पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक, हम पता लगा लें भाई 6 एम्पीयर तक है ये मामला। इसके ऊपर लिख देंगे स्केल के ऊपर। स्केल के ऊपर हम जो लिख रहे हैं वो धारा कौन सी है? वो है मुख्य धारा, परिपथ की धारा। और जो कुंडली में चल रही है वो कौन सी धारा है? वो है गैल्वेनोमीटर की धारा। तो यानी गैल्वेनोमीटर में जो हो रहा है
वो 4 मिली एम्पियर वाला है, यही मैं समझाना चाह रहा था आपको। और बाहर धारा कितनी है? 6 मिली एम्पियर है। इसका मतलब स्केल पे मुझे एम्पियर में रीडिंग लिखनी है तो मैं लिख दूंगा, क्योंकि अधिकतम धारा 6 एम्पियर तक की रीडिंग यहाँ बना दूंगा। ठीक, तो कुल मिलाकर इसे बोलते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन, तालमेल बिठाना, यंत्र का कैलिब्रेशन। ठीक, चलिए अमीटर हो चुका। एक सवाल कर लेते हैं, बदल लेते हैं इसको फिर वोल्ट मीटर में। ठीक, वोल्टता मेजर करने के लिए इसे वोल्ट मीटर में बदल लेते हैं। एक सवाल वोल्ट मीटर पर है, वो भी करा देते हैं। ठीक, ओके। अब किस में बदल देंगे इसको? वोल्ट मीटर में। ये बात फिर भी लागू है, ये शर्त फिर भी लागू है। गैल्वेनोमीटर में अच्छी संवेदनशीलता के लिए, ठीक ठीक संवेदनशीलता के लिए, अधिक के लिए नहीं, अच्छी ठीक ठीक संवेदनशीलता के लिए मिली एम्पियर में धारा होनी चाहिए। ये बात अभी भी लागू है। चलिए अब लेते हैं वोल्ट मीटर में कैसे बनाते हैं, वोल्ट मीटर में परिवर्तन इसका कैसे करते हैं, इससे वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं। ठीक, दो बिंदुओं के बीच का परिपथ में विभवांतर नापने के लिए हम क्या करते हैं कि जी इसमें धारा गिरानी है आपको। जहाँ भी आप इसे गिराओगे इसमें धारा गिरेगी और ये एक विभवांतर को यूज करेगा, प्रयोग करेगा एक विभवांतर को। और कुछ ऐसा करो कि जितना दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर है सारा का सारा इसमें आ जाए। तो उसके लिए क्या करें? गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ये रहा RG, इसके साथ में एक बहुत बड़ा प्रतिरोध साथ में लगा दें। ये बना दें बिंदु A और ये बना दें बिंदु B और ये R कर दें। R को बहुत बहुत बड़ा कर दें RG से। VA माइनस VB धारा को इस तरह पास कर दें, इसे IG बना दें। देखो यहाँ धारा को बांटने की ज़रूरत नहीं है, A और B के बीच में हमें विभवांतर ही बताना है। ठीक, तो A से B की तरफ जाने पर विभवांतर घटेगा, तो VA माइनस VB। यह अपने पिछले अध्याय में समझ चुके हैं कि धारा की दिशा में जाने पर विभवांतर घटता है सर। ओके, चलिए अब ये हो गया IG, यही है धारा। अब तो एक ही तार है यार, एक ही तार पे लगा है, गैल्वेनोमीटर एक ही पे लगा है। हमें क्या करना, उसमें एक मिली एम्पियर की करंट बनानी है। हमने क्या किया, इसको बढ़ा दिया, R को अधिक कर दिया, इतना कर दिया कि वो मिली एम्पियर में आ जाए। तो अब IG R प्लस RG, बस बन गया वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर परिपथ में कैसे लगेगा? ठीक, देखते हैं कैसे लगेगा। मान लीजिए परिपथ में वोल्ट मीटर लगाना है मुझे। ऐसे ये कोई R1 है, ये कोई R2 है और इसमें धारा मान लीजिए इधर से बह रही है प्लस माइनस। यहाँ मुझे वोल्ट मीटर लगाना है ऐसे। तो वोल्ट मीटर किस में लगता है? समांतर में लगता है। R1 में कितना विभवांतर ये बता देगा। ठीक, अब धारा की दिशा में, विद्युत धारा की दिशा में जाने पर, विद्युत धारा की दिशा में जाने पर ऐसे ये विभव, अधिक विभव का बिंदु है A और ये कम विभव का बिंदु है B। तो अधिक विभव के बिंदु पर प्लस और कम विभव के बिंदु पर माइनस लगाना होगा। प्लस माइनस लगाने का तरीका है ये, अक्सर यही छोड़ देते हैं हम और इस पर हमारा सवाल बन जाता है, वो गलत हो जाता है यार, मज़ा नहीं आता फिर ऐसे। मतलब इतनी सी बात भूल गए। अब किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा कहाँ है? अधिक विभव कम विभव के बिंदु पर ऐसे विभवांतर बताने के लिए विभव यानी वोल्ट मीटर का प्लस और माइनस ऐसे जोड़ना होता है।
जब आप वोल्टमीटर देखेंगे उसमें दो तार होंगे, एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस होगा, उसका प्लस माइनस जोड़ना पड़ेगा सही तरीके से। अगर वो उल्टा जोड़ दिया तो ठीक। चलो आ गया। अब इस पर सूत्र सवाल लगा देते हैं, लगा के दिखा दिया मैंने, ठीक है, और बता दिया लॉजिक कि अधिक विभव, ठीक, तो क्या जोड़ना है प्लस, और कम विभव पे क्या जोड़ना है माइनस। विद्युत धारा की दिशा में जो पहला बिंदु पड़ता है वो अधिक विभव पर होता है और दूसरा कम विभव पर होता है, ठीक। चलिए अब इसमें एनसीईआरटी का सवाल करते हैं और इस टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं। बोर्ड एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम, ढनाढन सबके लिए डन हो चुका है, ये बिल्कुल ख़त्म टॉपिक। ओके, चलिए करते हैं इस पे एक सवाल। अब लेते हैं एनसीईआरटी का सवाल। क्या नंबर है इस सवाल का? ये सवाल नंबर है बिल्कुल आखिरी सवाल से पहला सवाल। ये सवाल का नंबर है 27, एनसीईआरटी 4/27, ठीक। ये कहता है गैल्वेनोमीटर कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है, यानी इसने बता दिया भाई आरजी जो है वो 12 ओम है, और इसमें धारा 4 मिली एम्पेयर ही भेजेंगे हम, यानी आई जी जो है वो 4 मिली एम्पियर है। मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल लो, ये तो पता ही है यार, इसमें क्या है, लो क्या टेंशन है। 18 वोल्ट तक का विभवांतर नापना चाहता हूँ, यानी ये जो विभवांतर है ये 18 वोल्ट का नापना चाहता हूँ। वी ए माइनस वी भी कितना है 18 वोल्ट का विभवांतर नापना चाहता हूँ। तो आई जी कितनी है 4 × 10⁻³ आर जी कितना है, आर का पता नहीं यार, आर जी है 12। तो ये जो आर है ये कहाँ लगाना पड़ेगा श्रेणी क्रम में। कहाँ लगाते हैं श्रेणी क्रम में। अभी आपने देखा श्रेणी क्रम में लगाते हैं बड़ा प्रतिरोध, धारा गिरा लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो इस आर का मान निकाल लेते हैं, देखो कितना आएगा इस आर का मान। 4 मिली एम्पेयर की धारा है, 12 ओम का प्रतिरोध है, 18 वोल्ट का, ठीक है। चलिए अब इस आर का मान निकाल लेते हैं, फॉर्मूला लग गया। चलिए हल कर देते हैं इसको। अब ये बनेगा 4.5 × 10⁻³ बनेगा R + 12, ठीक। अब यहाँ से उत्तर आएगा और उत्तर की जांच मुझे करनी पड़ेगी यार, क्योंकि 4 चौक 16, 4 पंजे 20, सब कुछ तो ठीक कर दिया मैंने। 27 नंबर सवाल है ये। अब 27 नंबर सवाल जो है चौथे चैप्टर का 27 नंबर सवाल, मैं उत्तर की जांच करूँगा। 5988, देखो थोड़ा नहीं मामला गड़बड़। इसका मतलब ये 3 मिली एम्पियर की धारा है। कितनी है ये धारा 3 मिली एम्पियर है। कितनी धारा है गैल्वेनोमीटर में 3 मिली एम्पियर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। आर का मान आ जाएगा 5888 ओम। ये है उत्तर। अच्छा मुझे कैसे आइडिया लग गया गड़बड़ है, क्योंकि इंग्लिश की एनसीईआरटी में ये सही है। इंग्लिश की एनसीईआरटी में 3 मिली एम्पियर है। सवाल नंबर 27 में जो धारा है वो 3 मिली एम्पियर है, और सवाल नंबर 28 में जो धारा है वो 4 मिली एम्पियर है, ठीक। तो अब 3 मिली एम्पियर के हिसाब से उत्तर मिला, पीछे उत्तर यही है, इसका मतलब ये 3 मिली एम्पियर है। और इंग्लिश की एनसीईआरटी में उठा के देखेंगे तो मुझे याद आ गया ये 3 मिली एम्पियर है। तो करेक्शन है। हिंदी की एनसीईआरटी में पेज नंबर 172 पर 27 नंबर के सवाल में 4 मिली एम्पियर धारा नहीं है कुंडली में, 3 मिली एम्पियर है, और सवाल नंबर 28 में 4 मिली एम्पियर है। याद रखेंगे, हिंदी के एनसीईआरटी में करेक्शन कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये था हमारा इस अध्याय का आखिरी टॉपिक, ठीक, आखिरी टॉपिक। अब हम शुरू कर रहे हैं, बताओ क्या शुरू कर रहे हैं, एनसीईआरटी की प्रश्नावली अगली क्लास में शुरू करेंगे, अभ्यास 1 से लेके, और जितने सवाल हमने पीछे करा दिए जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वो सवाल नहीं करेंगे। ये देखिए 27-28 नंबर के सवाल मैंने यहीं पे करा दिए हैं। ये सवाल दोनों नहीं कर रहे हैं, बाकी सवाल नहीं कराए मैंने अभी तक, बाकी सारे मैं कराऊंगा, ये दोनों नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हम बता देंगे वहाँ पे कि भाई गैल्वेनोमीटर के टॉपिक में ये दोनों सवाल हो चुके हैं, ठीक। बाकी सवाल हम शुरू कर रहे हैं अपनी अगली क्लास में। ओके बाय।